नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966 और मैं हूं ओम प्रकाश। उत्तराखंड सरकार लगातार कई योजना चला रही है, रोजगार के लिए, गांव के विकास के लिए और समाज के कल्याण के लिए। खास बात यह है कि सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे नंदा गौरा योजना, घसियारी कल्याण योजना और तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना। तिलु रतौली विशेष पेंशन योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो खेती किसानी करते समय दुर्घटना का शिकार होकर दिव्यांग हो जाती हैं। उन्हें सरकार आर्थिक सहायता देती है। लेकिन आज सवाल एक बहुत संवेदनशील और अहम योजना पर है, नंदा गौरा योजना। सरकार का दावा है कि यह योजना बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक आर्थिक मदद देती है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? क्या वाकई गरीब परिवारों तक इसका लाभ पहुंच रहा है, या फिर यह योजना सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित है? आज इसी पर होगी सीधी और स्टिक चर्चा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखने वाले श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू। रावत जी, सबसे पहले सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। नंदा गौरा योजना आखिर है क्या और आम जनता इसे कैसे समझे? आप सभी को सबसे पहले मेरा पुनः नमस्कार। और उत्तराखंड संवाद 1966 में एक विशेष प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप लोगों को हम एक जानकारी देते हैं खास तौर पे, और जो भी ये गवर्नमेंट की योजना है खास तौर पे इस समय देखिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में ज्यादा बताते हैं, तो कि अभी है स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं। राज्य सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं ये अभी ओम प्रकाश जी ने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप की घसियारी योजना, तिलू रेतीली पेंशन योजना और ये नंदा गौरा योजना और भी बहुत सारी योजनाएं होंगी। अब उसके अभाव में अब ये है क्या, देखिए गौरा देवी के नाम से नंदा नंदा तो पार्वती को कहते हैं, तो नंदा गौरा ऐसे दो शब्द मिला करके गौरा देवी के बारे में आपको पता है कि चिपको मूवमेंट की वुमेन है ये, उनको माना गया है। एक बहुत अवार्ड मिला था उनको, सुंदरलाल बहुगुणा के साथ इनका काफी सुंदर उन्होंने लीड किया था, तो इन्होंने महिलाओं को लीड किया था। तो जैसे कि इनका जन्म 1925 में हुआ था और ये कहते हैं कि 10 से 11 साल में इनकी विवाह हो गया था। तो लेकिन इन्होंने जो देखा कि पेड़ कटते थे उस समय काफी चीजें, तो चिपको आंदोलन की जो जमीन की एक नेता, महिलाओं का नेता नेता इनको माना गया है। और इनका जो गांव था रैणी गांव आप अभी भी आपदा वहां पे काफी आती रहती है क्योंकि ये बहुत सारे डैम वगैरह कुछ ऐसी इस टाइप की बन रहे हैं। यदि आप जाएंगे, चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पांडुकेश्वर से ऊपर की साइड में जाएंगे तो वहां पे आपको रैणी गांव मिलेगा। तो मुझे लगता है जोशीमठ से आगे की साइड में, तो ये हमारी जो यात्रा वाला रूट भी होता है। तो कहते हैं कि 11 साल की उम्र में इनकी मेहरबान सिंह जी के साथ विवाह हो गया था। तो कभी कठिन उसमें, और ये 66 साल की उम्र में इनका डेथ तो 91 में हुई थी, 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसी महिलाओं को जो वीरांगना टाइप की रही हैं, जो लीड रही हैं, जैसे हमारे यहाँ जिया रानी है, तो उन्होंने कतूरी डायनेस्टी की वो एक रानी थी, काफी उन्होंने शकों से लोहा लिया था। और इस टाइप के तिलू रौतेली के बारे में भी यही है कि गढ़वाल में काफी विश्वविख्यात रही है, उन्होंने भी अंग्रेजों से या उनसे लोहा लिया। तो ये इस टाइप की उत्तराखंड सरकार ने नाम बहुत अच्छे रखे हैं और बहुत अच्छी योजनाएं भी हैं। लेकिन चूंकि ये जो धरातल पे आने वाली बात है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो मैंने ये बता दिया कि आपको कि ये किस टाइप की योजना है, योजना किसके लिए ये है। यानी जो बच्चे हैं, यानी गांव में बेसिकली देखिए हमारा जो उत्तराखंड है
3 डिस्ट्रिक्टों का अलग है और ये डिवीजन जो हिली साइड है 10 डिस्ट्रिक्टों का बिल्कुल अलग है। तो उनके लिए खास तौर पे अब कौन फायदा इसका उठा रहा है, जो यानी फर्स्ट से 12वीं तक, यानी 12वीं करने के बाद उनको एक मुश्त एक योजना का लाभ दिया जाता है। उससे रिलेटेड है ये एक गरीब परिवार खास तौर पे, या गरीब परिवार के ये सभी के लिए है, जो भी उसके लिए आवेदन करेगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस तरह का एक ग्रांट है ये एक सहायता है, एक जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए खास तौर पे यानी जो फीमेल के लिए, यानी जो लड़की है, लड़कियों के लिए खास तौर पे। जी। दोस्तों, नंदा गौरव योजना उत्तराखंड सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को समर्थन देना। इस योजना में 2 मुख्य चरण होते हैं। बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता, ताकि परिवार बेटी को बोझ ना समझे। दूसरा, शिक्षा के दौरान सहायता, खासकर जब बेटी 12वीं तक पहुंचती है, तब उसे एक बड़ी आर्थिक मदद दी जाती है। इसका मकसद साफ है, बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई तक आर्थिक सुरक्षा देना। लेकिन असली सवाल ये है, यह लाभ कितनों तक पहुंच रहा है? रावत जी, आपने कहा योजना अच्छी है, लेकिन क्या सच में जरूरतमंद परिवारों तक यह पैसा पहुंच रहा है, या फिर बीच में ही सिस्टम इसे रोक देता है? देखिए, हम इस योजना के बारे में मैंने सुना था मीडिया के थ्रू, जब मैं दिल्ली में था। तो ये योजना तो काफी पहले से चल रही है ये तो, लेकिन किसी को भी शायद नॉलेज नहीं है। मैंने ग्राउंड रियलिटी में कुछ लोगों से पूछा कि आपको उत्तराखंड सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में आप नाम लीजिए, तो नथिंग, कोई योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इवन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी, लड़कियां जो पढ़ रही हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं है। और ये मुझे लग रहा है कई बारी ये जितनी भी योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, ये शायद कागजों तक ही सीमित नहीं है। देहरादून से लेके शायद ही जो गौरा देवी है, उनके गांव तक भी ये योजना पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसके बारे में हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है। तो कभी यात्रा पे जाएंगे तो उनके गांव जाने का मौका मिला तो उसके आसपास या जोशीमठ के आसपास ये पूछा जाएगा। तो यदि हमारे कोई आदमी होता तो हम उनसे पूछ लेते कि भाई ऐसा कुछ है। तो मुझे नहीं लग रहा। वैसे ये गरीब परिवारों को, गरीब परिवार क्या है कि गरीब परिवारों को जानकारी नहीं होती है। जो जनरली जो यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं सॉरी, जो फायदा उठा रहे हैं वो अवेयरनेस वाले उठा रहे हैं, और जो सरकार के कामकाज में छोटे मोटे कर्मचारी हैं या कुछ भी हैं इस तरह के, वो लोग अपने परिवार को फायदा दिलाने के लिए बात होती है। और जनरली ये योजनाएं बन भी इस टाइप की रही हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई कुछ इस टाइप का नहीं है। तो परिणाम क्या होता है कि अब परिवार की जिसकी जरूरत होती है उसको ये शायद नहीं पहुंच पाती है। देखिए, बहुत अच्छी है। देखिए, अब बच्चे, बेटियों का जन्म हो रहा है। वैसे भी आपको मालूम है कि उत्तराखंड में रेसो जो है ना, एक टाइम तक की बेटियों का अच्छा था। उस समय उनको किसी को फर्स्ट तक पढ़ाया जाता, किसी को 5वीं तक पढ़ाया जाता था, और उसके बाद 5वीं के बाद आप 10वीं या 12वीं जो भी है। तो गरीब जो बच्चियां हैं उनको जन्म पे भी एक मुश्त कुछ पैसा दिया जाता है, और उसके आर्थिक सहायता जो यदि वो ऑनलाइन अप्लाई करें या डिमांड जो भी अप्लाई करेंगी जिस तरह से, और उसके बाद 12वीं करने के बाद उनको आगे के लिए दिया जाता है कि आगे आप कॉलेज कीजिए या कोई प्रोफेशनल कोर्स कीजिए। योजनाएं देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका फायदा किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, मेरे पास भी कोई ऐसा साक्ष्य तो नहीं है। और जनरली आपने देखा होगा कि मैं केंद्र सरकार से रिटायर हूँ, केंद्र सरकार की योजनाओं का बारे में मैं बताता हूँ। और होता क्या है, जो समाज कल्याण की योजनाएं होती हैं, इनकी ना बजट पास होता है, तो कि भाई आपको एक समाज कल्याण क्या है, एक वेलफेयर है। यानी वेलफेयर, जैसे कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट भी होना अच्छी बात है, नहीं होना भी गलत बात है, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं, उनको बैलेंस करके चलना होता है। यानी कि किसी को आपने फायदा दे दिया है तो उसको आर्थिक स्थिति उसकी सुधरी या नहीं सुधरी, आप 12वीं के बाद वो बेटी नर्सिंग बनी है या कुछ ऐसा बनी है, अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, तो एक ये आर्थिक सहायता का फायदा हुआ है। नहीं तो कोई बंदरबांट हुई है या इस तरह से हुई है, उनको कोई पता ही नहीं है,
और जनरली जो जिनके लिए योजनाएं हैं उनको पता होता ही नहीं है। ये मैंने खास तौर पे देखा है जो राज्य सरकार की जो स्कीम्स होती हैं। जी। कागजों में योजना बहुत मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई समस्याएं सामने आती हैं। हम्म। कई गरीब परिवारों को योजना की जानकारी ही नहीं होती। हम्म। आवेदन प्रक्रिया काफी जटिल है। कई बार दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण भी आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, भुगतान में देरी। हम्म। इसका परिणाम यह होता है कि जिस परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत है, वह लाभ से वंचित रह जाता है। रावत जी, आपने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की बात की, जैसे तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, जो खेती हम्म। करते समय दिव्यांग हुई महिलाओं के लिए है। क्या हम्म। आपको लगता है कि ऐसी योजना वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच रही है? देखिए, जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचना, कितना पहुंच रही है कितना नहीं पहुंच रही है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं प्राचीन समय में जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ा करते थे, उस समय डीएबीपी की तरफ से, डीएबीपी होता है एक प्रसारण सूचना प्रसारण मंत्रालय जो केंद्र सरकार का होता है, तो उनकी तरफ से ने कुछ वीडियोज वगैरह या चलचित्र आते थे। यानी वो कहीं उस पे पंचायत घर के एक उस पे, मुझे अभी भी याद है, एक उनकी बिल्डिंग थी। उन बिल्डिंग में सीमेंट का एक वो कर रखा था। तो वहां उन्होंने कहा यार एक जगह ढूंढो जहाँ की हम उसको पिक्चर को दिखाएंगे। तो वो जगह उन्होंने कहा ये परफेक्ट है। सिर्फ पूरे एक नौला ग्राम में एक जगह मिली थी और सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियों की वहां पे, तो वो प्रोजेक्ट से वो दिखाया गया था। तो उसमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में आता था कि मुझे याद है उस समय की राधा भट्ट मैडम जो कौसानी में महात्मा गांधी जी के साथ वो रही है, तो बताती थी वो क्या योजनाएं हैं, वनों की क्या योजनाएं हैं, महिलाओं की क्या दशाएं हैं, किस तरह से हैं। जैसे महिलाओं के बारे में जरा सा हट के बात कर लें कि आप कह रहे हो ना कि योजनाएं कहाँ तक पहुंचती हैं कहाँ तक नहीं पहुंचती हैं। तो जनरली पहले से भी महिलाओं तक बहुत कम योजनाएं पहुंची हैं। महिलाओं का जो काम सुबह से लेके शाम तक काम करने का है उत्तराखंड में, आज जो ये स्थितियां सामने आ रही है हमारी, वो महिलाओं ने जब उस चीज को काम करने को बहुत काम करना बंद कर दिया, तो आज हमारी सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो अब टॉपिक आपका जो पॉइंट था कि क्या महिलाओं को पता चला, जब महिलाओं को कुछ पता चला तो वो लोगों ने अपने फैमिली के साथ माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया। तो जो गांव में रह गए हैं, गांव में वैसे भी अब ये आजकल जो टॉर्च ढूंढने से भी युवकों के लिए जो शादीशुदा जो मामला चल रहा है वो नहीं मिल रही है। जो मतलब बच्चों का जो मेल और फीमेल का रेशो वो एक गड़बड़ा गया बहुत जबरदस्त तरीके से, कुछ मल पलायन से कुछ ऐसे। अब आपकी बात हो रही है कि भाई ये क्या मिल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कितने परिवार रहे हैं यहाँ पे, और कितने परिवार कागजों में हैं और कितने परिवारों को ऐसे मिल गया है। तो यहाँ मनरेगा की स्थिति या कई कई की स्थिति है। अब जो इस टाइप की जो स्थिति आ रही है ये तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इसमें तो मान लीजिए शुरू में भी पैसा मिल रहा है, यानी आपके जन्म के टाइम पे। अब जन्म आजकल क्या है कि एक दाई होती है जो गवर्नमेंट की जो एएनएम कहते हैं, एएनएम पूरा रिकॉर्ड बना के ले जाती है कि कितने बच्चे हुए, क्या हुए, कहाँ हुए करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ये मानना चाहिए कि इनका इनकम ग्रुप कम है, तो इनको इमीडिएटली उसका फायदा मिलना चाहिए। तो वो मिलता है या नहीं मिलता है, मेरी इस संबंध में किसी से ज्यादा बात नहीं हुई। आप कहेंगे तो एक बार हम दोबारा से इसका वो निकालेंगे, मैं ग्राउंड रियलिटी में चेक करके बताऊंगा आपको। तो जहां तक मुझे पता चल रहा है कि शायद ही कोई योजना ऐसा कोई जो लाभार्थी है, जो बेनिफिट जिसने उठाया है, ऐसा कोई हुआ हो, मेरी जानकारी में तो शायद नहीं है ऐसा। जी। दोस्तों, योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा है। खासकर पहाड़ों में महिलाएं खेती का पूरा जिम्मा संभालती हैं और दुर्घटना का खतरा भी ज़्यादा रहता है। ऐसे में तिलु रौतेले पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन महिलाओं को सहारा देती है जो काम करने में असमर्थ हो जाती हैं। लेकिन समस्या यहाँ भी वही है, जानकारी की कमी, आवेदन प्रक्रिया की दिक्कत
और कई बार पात्र होने के बावजूद लाभ न मिलना। रावत जी, सरकार कहती है कि नंदा गौरा योजना से बेटियों की पढ़ाई बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि इसका वास्तविक असर पड़ा है? देखिए, एक बात है कि हमारा प्रदेश, अब मेरी ये चीज समझ नहीं आता कि भाई हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तराखंड मेन है, उसके लिए ये योजना बनी है या 3 डिस्ट्रिक्ट जो प्लेन के हैं उनके लिए बनी है? अब चूंकि उत्तराखंड पूरा है, बेनिफिट सारे के सारे 3 डिस्ट्रिक्ट ले जा रहे हैं और यहाँ से तकरीबन वो पलायन होकर के इन 3 डिस्ट्रिक्टों में भी जा रहे हैं और बड़े महानगरों में भी जा रहे हैं। अब इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा रहा है? देखिए, आंगनबाड़ी भी चल रही है। आंगनबाड़ी का सच ये है कि कम से कम 12 बच्चे, 10-12 बच्चे कुछ होने चाहिए एक आंगनबाड़ी में, लेकिन बच्चे जब 5 हैं तो 10-12 कहाँ से लाएंगे? तो वो क्या करते हैं कि जब वो कोई ऑफिसर आते हैं तो उनका नाम किसी औरों का लिख देते हैं बच्चों का। तो अब आंगनबाड़ी वालों को ये बताना है कि ये छोटे बच्चे, मतलब जो फीमेल जो हुई है लड़कियां, तो उनको एक आर्थिक सहायता कैसे दी जाए। और कई बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आंगनबाड़ी वाले को कितना पता है। मेरी आंगनबाड़ी वालों से ज्यादा बात नहीं हुई। जैसे वो बीएलओ के तौर पे 1-2 बारी बात हुई थी और उससे ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हम साल भर से यहाँ पे रह रहे हैं, साल भर क्या 8 महीना रहे हैं, जैसे बीच बीच में जाते रहते हैं। तो वो आपका पॉइंट ये है कि बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, ये ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई स्कूल नहीं जा रहा हो। और दूसरी बात, एक बात और जो बड़ी जबरदस्त है, देखो, जब भी योजना बनाई जाती है उसके 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है पहला प्लानिंग करना। प्लानिंग हमारे आईएएस ऑफिसर देहरादून में बैठ के, चकाचौंध में बैठ के कर देते हैं। वो, उनको कोई मतलब नहीं होता कहाँ ये योजना इम्प्लीमेंट। दूसरी बात है वो योजना को इम्प्लीमेंट होना, यानी इम्प्लीमेंट धरातल पे आना कि किस तरह से, क्योंकि वो जो आईएएस ऑफिसर वहां बैठा है उन्होंने बहुत सारे उनको ट्रेनिंग इस टाइप की होती है कि भाई आप इस तरह की बना दीजिए। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कई बार वो इस तरह से काम करते हैं कि ऐसी योजनाओं के नियम बना देते हैं, वो गरीब आदमी तो उसकी ओर देखता भी नहीं है फिर। और उसके बाद होता है मॉनिटरिंग करने का काम तो उत्तराखंड गवर्नमेंट शायद, मुझे नहीं लग रहा कोई करता है उसमें। जैसे कोई बड़े ऑफिसर को, या जैसे हमारे यहाँ 3-4 बार ऑडिट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालयों में, यहाँ पे क्या होता है ये मुझे ज्यादा पता नहीं है। और एक बात और मैं मेन कहना चाह रहा हूँ इस बारे में, हम लोग नेगेटिव तो नहीं है, चूंकि 2 टाइप की एक यानी कैटेगरीज बन गई है। कैसे? एक जिनके पास जरा सा पैसे हैं, जो पैसे वाले हैं, या जो कैसे भी पैसा कमा रहे हैं, मतलब आई मीन वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और वो पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं, वहां ये योजना लागू नहीं होती किसी भी हालत में नहीं। जब मैंने बताया यहाँ पे विकासन में भी 2 पब्लिक स्कूल हैं, दोनों में बच्चे ठीक हैं, भरे पड़े हुए अच्छे हैं, मतलब अच्छी स्थिति में। लेकिन अब ये योजना है गरीब परिवार के लिए और जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। अब सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ पाते हैं जो उनकी स्थिति बहुत वैसी है, और उन लोगों को बताया नहीं जाता कि भाई, उनके परिवार को भी नहीं बताया जाता कि कैसी योजना है। वो कहते ठीक है, बच्चा स्कूल जा रहा है, एनीवे कैसे किस तरह से। तो सरकारी तंत्र का ये हाल है। तो आपका मीनिंग था कि भाई ये वहां तक फायदा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, तो मैं इसके बारे में 50-50 हूँ। पहुंच रहा है, मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी हैं। जो कॉन्वेंट से बच्चे पढ़े हैं उनको बिल्कुल नहीं मिलता है, वो उनको मान लिया जाता है वो अमीर हैं। और जो यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको कई बार वो गरीब हैं या अमीर हैं, जो भी हैं, मुझे लग रहा है कि उनको जानकारी नहीं है। तो वहां पे आंगनबाड़ी वालों को या सरकारी अफसरों को बताना चाहिए। यहाँ मैंने बहुउद्देशीय शिविर भी देखा, तो वहां मुझे लग रहा है, जब मैंने भी वीडियो बना रहा था इस बारे में, तो मुझे बाद में ध्यान है, मैंने स्कूली शिक्षा के बारे में पूछा वहां के जो ऑफिसर आ रखे थे। तो मैंने कहा यार, आपके सरकारी तंत्र का तो हालत ये हो रहा है, कॉन्वेंट तो भरा पड़ा है, उसमें स्कूलों में भरे पड़े हैं, उनके बच्चे एमबीबीएस में भी निकल रहे हैं, उसमें भी निकल रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे नहीं है। भारी भरकम तंत्र तो बना हुआ है।
तो वो योजनाओं की जानकारी, और मुझे वहां पे कोई ऐसा लेडीज या कोई गरीब जैसा गरीब गरीब कोई कपड़ों से नहीं होता गरीब, अब वो पूछना चाहिए। वो क्या करते हैं, एक मार्फत ग्राम प्रधान के मार्फत जाते हैं, ग्राम प्रधान से बात करते हैं, कई बार ग्राम प्रधान भी उनसे बात नहीं करते। तो अब ये जो हमारा जो सिस्टम बनाया है, वो किस मार्फत, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कौन उनके पैसे का फायदा कोई और उठा गया या वो फायदा मिला ही नहीं। और आपने ये भी बात देखी होगी, उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत सारी योजनाओं का पैसा वापस चले जाता है। अभी पूरा डेटा आया था कि इन्होंने 30% भी काम नहीं किया, 30% या 40%, यानी 60% तक बजट वापस गया है। अब सवाल ये है कि आपने काम करना नहीं, आपको तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं, तो वो वहां तक कौन कौन उनके गांव तक जाएगा, कौन उनके घरों तक जाएगा? कोई भी पैदल चलने को कोई तैयार नहीं है। मान लीजिए रोड कनेक्टिविटी नहीं है कुछ गांव से, कुछ ऐसी जगहों से, तो अब हम यदि ये लंबी बात करें ना, एक गांव है, अब एक सॉरी खरकेना इंटर कॉलेज, बहुत डिमांड हुई थी, बड़े मुश्किल से वो स्कूल बना था, काफी टाइम चला। पहले तो उसमें साइंस वगैरह थी या नहीं थी, वहां पे बहुत सारे मतलब स्कूल के जो टीचर थे वो उनको अपॉइंट करते थे, तो वो जाते ही नहीं थे वहां पे, वो छुट्टी ले लेते थे या एब्सेंट हो जाते थे या ऐसे करके। तो अब शायद वो मैंने देखा है ये सुतनिया से एक रोड शायद खरकेना को चली गई है। तो मैंने भी एक टीचर से बात की थी, उन्होंने कहा यार हमारा वहां पे ड्यूटी लगी है तो जाना बड़ा मुश्किल, इंटर कॉलेज था वो। तो ऐसी जगह पे अब पैदल जाने को कोई तैयार नहीं है, कोई भी नहीं है तैयार। अब रोडें काफी बन गई हैं, लेकिन पहले के जो टीचर हैं वो जाते थे पैदल। मैं आजकल भी मेरे साथ मोहन सिंह मास्टर जी हेडमास्टर रिटायर हुए हैं, वो डोब में पढ़ाते थे, पैदल ही जाते थे। और गणिया में वहां पढ़ाते, थिरोली वाले उनके स्कूल में मैं भी गया हूँ, उन्होंने कहा मैंने यहाँ पे मैं पैदल आता था। तो अब जो जब से हमारा सिस्टम खराब तब से कब हुआ है, जब से हमारे जो पहाड़ के टीचर थे वो उनको कहीं और जगह भेज दिया इन्होंने, और कहीं बाहर के टीचरों को यहाँ ले आए। अब वो पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। तो जब वो सुगम और दुर्गम ये जो स्थितियां आ रही है ना इसमें, तो मैंने एजुकेशन पे इसलिए लिया, जब वो टीचर ही अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चों को योजनाओं के बारे में कौन बताएगा। तो वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे या तो वो उनका गांव से माइग्रेशन हो गया, वो भी नीचे शहरों में रोड के नजदीक आ गए। कुछ लोग भिक्के सैन की मैं बात करता हूँ, भिक्के सैन में बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, चाहे उनके बच्चे दूर दूर दराज गांव से, मतलब चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो रिटायर्ड मतलब सॉरी आर्मी के लोगों के बच्चे हैं, तो वो वहां पे किराए पे लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उनको कोई योजना का कोई फायदा उनसे मतलब नहीं है, वो एक कैटेगरी अलग है। अब मेरे हिसाब से यहाँ के प्राइमरी स्कूल में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में से शायद 2 या 3, 2 लड़कियां 2 मेल होंगे। अब उनको फायदा मिला नहीं मिला, मैं उनसे पूछ करके कैसे बताऊं। अब वो मेरी तरफ शायद मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं हाँ 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 ऐसे करके, बाकी इस तरह से नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी कागज से निकल के, तो मैंने आपको बताया ना 3 चीजें। फर्स्ट है प्रोग्राम को बनाना, प्रोग्राम हम बहुत अच्छा बना लेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो ग्राउंड रियलिटी में चेक करना कि आप बताइए आपको मिला नहीं मिला, आप कैसे हो। तो आप जब जाते हो वहां पे बड़ी हताशा होती है कि यार मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो भी जैसे कोई पत्थर तोड़ने वाला भी आदमी है ना, वो ये कहता है मैं 500 रुपये कमाता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि 1000 रुपये मेरे बच्चों की फीस, यानी 500 रुपये एक दिन का गाड़ी कमाते हैं, 500-600, तो 1000 रुपये जो फीस जाती है, कुछ साल पहले की बात है, कॉन्वेंट में ही पढ़ाना पसंद करूंगा, क्योंकि उसको इंग्लिश आनी चाहिए। तो वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में तो ये स्कीम का कोई फायदा नहीं मिलता। अब इसका बजट भी वापस जाता होगा। तो जहां तक है, मैं चूंकि केंद्र सरकार का अधिकारी रहा हूं, तो केंद्र सरकार की बड़ी स्कीमों के बारे में ज्यादा अच्छा बता सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस योजना के बारे में कुछ भी जानकारी रखते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। रावत जी, अब एक सीधा सवाल
अगर आपको सरकार को 3 सुझाव देने हो जिससे ये योजनाएं सच में सफल हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया सुझाव। खास तौर पे अब मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड 2 पार्ट में है। जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है इसमें भरे पड़े हैं लोग, सारे टीचर भी भरे पड़े हैं, सब चीज है, सारे अभियान भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। प्लेन एरिया, चूंकि वो कुछ और चीज के लिए बने थे लेकिन वो सब ऐसे कर दिए इन्होंने। वहां पे आपको आंगनबाड़ी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कौन फायदा उठा रहा है, क्या उठा रहा है, ये वो कहने का हम कर रहे हैं 10 डिस्ट्रिक्टों की बात, जिनकी की बहुत दुर्दशा जैसी स्थिति सामने आ रही है। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि गांव जा करके जागरूकता अभियान अब कैसे किया जाए। मैं भी रोड कनेक्टिविटी जहां तक होती है, मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ, तो वहां पे जाकर के फिर मैं कुछ गांव में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। पहले तो वो मुझे देख करके कुछ लोग बात ही करना पसंद नहीं करते, और लेडीज से बात करना तो मैं उनको नमस्ते करके कि भाई कैसे आपकी योजना क्या चल रही है, पानी की योजना बताओ, ये योजना बताओ, कुछ ऐसे करके। तो मेरी जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है बहुत हाई लेवल पे जाती है। तो अब मुझे किसी ने बुलाया भी है यहाँ पे कुछ एक रोड से बारे में बात करने के इशू के। अब मुझे जाना है वहां पे। अब मैं एक दिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कब जाऊं करके। मैं जाऊंगा 3 घंटा 4 घंटा मुझे करीब करीब लगेगा। तो ऐसे ही क्या है कि जागरूकता अभियान, अब जागरूकता अभियान कौन वो करेगा? ग्राम प्रधान और जो भी हैं आजकल के जो बच्चे हैं वो सारे सारे उनको बाइक चाहिए। बगैर बाइक के वो शायद मुझे लग रहा है कोई काम करने नहीं जाते बगैर बाइक के। और दूसरी बात है कि तो जागरूकता अभियान कौन फैलाएगा? अब जो अधिकारी है जो अपनी गाड़ी से उतर के नहीं जाना चाहता, कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मैं तो ये जब पैदल चल रहा हूँ, मैंने आज देखा मुझे नेपाल के 6 लेबर मिले, दो करके, सिर्फ वही मिले, और कोई भी नहीं मिला पैदल जाने वाला। तो और जितने भी जा रहे हैं सब बाइक में अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। तो ये बात कह देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जागरूकता अभियान को बढ़ाया जाए, ये गांव गांव में जाकर के लोगों को बताया जाए। अब सारे मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल में वो ये स्कीम को नहीं देखेंगे कि सरकार या तो कोई ऐसा अपना सरकारी पोर्टल जो कि सबके मोबाइल में नेसेसरी हो। यानी आप उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जो भी मोबाइल बेच रहे हैं या कहीं से भी ला रहे हैं, वो एक्टिवेट हो जाए अपने आप। गवर्नमेंट का एक वो लॉन्च हो जाए, यानी एक ऐप, गवर्नमेंट का ऐप। तो वो लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा हो, चाहे एसडीएम के थ्रू हो, चाहे बीडीओ के थ्रू हो, किसी जो भी जानकारी सारी मिले। दूसरा है कि आवेदन प्रक्रिया, यानी एप्लीकेशन किस तरह से देना है। अब जो जिन बंदों को जानकारी नहीं हो, एप्लीकेशन प्रक्रिया उनको बताना पड़ेगा। सिंपल होना चाहिए। देखिए, आपको भरना है, आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए, आधार कार्ड में एड्रेस भी होना चाहिए, आपका इनकम ग्रुप भी, कई चीजें। अब ऐसा कुछ आ रहा है, बता रहे हैं कुछ चिप डाल करके ऐसा कुछ होगा, तो वो या तो आधार का नंबर डालते ही आपके बारे में डिटेल आ जाए, इनकी इनकम ग्रुप ये है, ये बीपीएल के अंदर आते हैं, ये सारे, ये ऐसा कुछ एक सिस्टम बनना चाहिए। तो वो आवेदन प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया जाए, ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन जैसे मान लीजिए आपने बोला कि यार ये बायोमेट्रिक अंगूठा दबाया, अंगूठा दबाया तो आपके बारे में पूरी जानकारी आ गई। तो वो बोला हाँ जी ये मैंने अप्लाई कर दिया है और मुझे किस बारे में करना है। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला कि नंदा गौरा के नाम से ये योजना आ गई है, ये घसियारी के नाम से आ गई है, 3-4 योजनाएं इतने पड़े हुए हैं, वो उसी को टच करें और वही खुल जाए। जनरली आज टचिंग वाला आ गया है। तो ऐसा गवर्नमेंट कुछ एक डिजिटल तौर पे लोकल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट एक ऐप बनाए। और तीसरा, जो अप्लाई करते हैं, एक आध जो केसेस होते हैं, मैंने कहा पहले तो 60% बजट इनका चले जा रहा है और वापस चले जा रहा है और 40% यूज हो रहा है। तो वो जो उनको टाइमली पेमेंट हो। ऐसा ना हो कि यार 12वीं तो कर लिया है, 12वीं करने के बाद वो बिटिया का नर्सिंग में होना है। अब नर्सिंग में होना, वहां फीस जानी है। अब फीस जानी है, उन्होंने बोला जी आप चलो सरकार में हो रहा है मान लीजिए, तब भी 10-20 हजार तो फीस होगी।
कुछ तो होगी फीस, या उसके लिए क्या कहते हैं, हॉस्टल के लिए फीस होगी, उसके लाइब्रेरी की होगी, उसके ड्रेस की होगी, कुछ तो आर्थिक सहायता होगी हो। अब उसको मान लीजिए कि 10,000 ही चाहिए, तो 10,000 एडमिशन के लिए वो कहते हैं यार कि अभी आपने अप्लाई करेगा, अभी तो आपका वहां पे हो गया कि आपका नंबर आ गया और यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं आया। अब आप किससे करोगे? 10,000 रुपए कौन देगा आपको? आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, तो वो कहेंगे 10,000। अब गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया हुआ है, अब वो कहते भाई गवर्नमेंट का पैसा जब तक आया नहीं जेब में, तब तक वो आपका पैसा है नहीं। हो सकता है वो कितने टाइम तक पैसा पड़ा रहे कई बारी। तो गवर्नमेंट की जो आसान होना चाहिए, पेमेंट का भुगतान भी आसान होना चाहिए। एक मैं आपको जरा सा लीक से हटके उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक वो देता हूँ एग्जाम्पल। वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है यहाँ पे, अब तो वो करीब 80 इयर्स के हो गए, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में जाता है कि कोड हो जाता है। तो वो बहुत ईमानदार आदमी, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया, कभी किसी से एक पैसा लिया नहीं, कभी एक पैसे को दिया नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के टाइम में वो हुए और 2004 में या ऐसे कुछ 8 में रिटायर हो गए। तो क्या हुआ कि मुझे उन्होंने, जब मैं गांव में आता था तो मुझे उन्होंने बोला कि यार मेरा जो है ना पेमेंट नहीं आया। किस चीज का? इनका उत्तराखंड गवर्नमेंट में क्या होता है कि 4-6 महीने में कुछ पेमेंट होता है इनका, लीव एनकेसमेंट का, या कई जैसे केंद्र सरकार का होता है ना हमारा, कि उसी महीने 1 महीने के अंदर या कुछ पेमेंट तो आपकी उसी दिन आ जाती है, तो शाम तक। ये बहुत ही, और गवर्नमेंट में 1 महीने के अंदर सभी कुछ हो जाता है वहां पे पेमेंट। इनके उसमें नहीं होता। इनके उसमें क्या हुआ कि अल्मोड़ा के वहां से इनको एक चेक मिला, तो क्या, अब जब ये चेक लेने गए तो डेट कब की थी? जैसे ये 20 तारीख को गए तो 26 तारीख की डेट डाल लगी उसमें, 26 तारीख की। तो ये जब वापस आई, इन्होंने देखा नहीं, अब होगा कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने कुछ वो जो किसी को मिठाई देनी होती होगी, वो मिठाई नहीं दी होगी, जहां तक मैं कह रहा हूं। तो अब वो पेमेंट आनी थी, जो भी रिटायरमेंट की पेमेंट थी, हुआ उन्होंने, उस समय बत्रोज खान का बैंक था, इतने दूर वो बैंक में गए, आने जाने का किराया लगा। तो पता चला कि वो 26 तारीख की जब वो अल्मोड़ा के ब्रांच में पहुंचा, वहां तक मतलब वो वहां ऑफिस में पहुंचा उनके अकाउंट में, तब तक वो चेक मतलब उसकी डेट खत्म हो गई। फिर वो वापस आया, इनके अकाउंट से कुछ पैसे कट गए, पैसे भी नहीं आए, और जो इनके अकाउंट में पैसे थे वो पैसे कट गए। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूं आपको, उस समय की बात। और अभी क्या स्थिति है ये मैं नहीं जानता। और यहाँ का सरकार के बारे में, सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। डिजिटल होने जा रहा है, बीएसएनएल के टावर लग रहे हैं, बीएसएनएल की अब ये सिस्टम आ रहा है, 5G में जा रहा है, तो इनका पूरा फायदा उठाइए। ऐप होना चाहिए ऐसे। अब वैसे मेरे हिसाब से जो 70 ईयर्स से ऊपर के हैं वो जरा सा कुछ पढ़े लिखे नहीं होंगे, बाकी आजकल सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सारी मोबाइल चला रहे हैं वो अच्छे तरीके से। और उनको एक सरकारी ऐप बना के दीजिए कि ताकि वो, और खास तौर पे जो बीपीएल फैमिली है उनको दिया जाए, ये आपके फायदे और फायदे। और उनका भी टाइम टाइम पे बीपीएल का आंकलन किया जाए। अब नर्सिंग में उसका एडमिशन जैसे किया, मान लो यार किसी से पैसे, और ये हमारे एक रिश्तेदार के साथ भी हुआ है, उनको उनके पास नहीं थे पैसे, तो हमने वो कैसे करवाए। मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे पास भी नहीं है, तो वो इंजीनियरिंग में था, 15 हजार रुपए जमा करने थे। तो बोला कि ठीक है, जो यहाँ के मंगल दल होता है महिलाओं का, उसमें से पैसे निकाल के उनको दे दिए, जो ब्याज व्याज था जो भी था, इस तरह से वैसे करके। अब वो बीपीएल के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कहाँ हमें अप्लाई करना है करके। लेकिन आज वो बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में है, इंजीनियर है, बहुत अच्छी, अपना दिल्ली में सेटलमेंट हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो ये टाइम, उस टाइम पे अब वो बेटी जो नंदा गौरा के अंदर अप्लाई कर रहेगी नर्सिंग के लिए, अब वो तो उसका तो नर्सिंग अटक जाएगा। वो कहेंगे यार 10,000 रुपए आपको हल्द्वानी में या देहरादून में या कहीं पे आपको सीट मिल गई है, और आपको अभी पैसे जमा करने हैं, तो कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। तो ये मैं आपको जरा सा इसी से रिलेटेड है, जरा मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और ये मैं 3 मैंने सुझाव आपको दे दिए हैं
कि आप जागरूकता अभियान चलाइए, आवेदन की प्रक्रिया को बहुत सरल कीजिए, डिजिटल का सहारा लीजिए और भुगतान को सुनिश्चित कीजिए कि बीच में कोई रेड टेपिज्म तो नहीं है, कोई लाल फीताशाही तो नहीं है, कोई फाइलों के अंदर ही चक्कर तो नहीं लगवा रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी बीच में कह रहा हो कि मेरा भी कुछ होता है ऐसे करके। मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपकी वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो इसलिए आप कहेंगे जरा हटके आपने बात, ये उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन आज के बच्चे डिजिटल वाले बच्चे हैं, तो मुझे लग रहा है कि साइन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे सुझाव हैं, ये आप इसको मान सकते हैं तो अच्छी है, और उत्तराखंड सरकार माने इसको, तो यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है जी। दोस्तों, क्या आपके गांव या परिवार में किसी बेटी को नंदा गौरा योजना का लाभ मिल रहा है, या फिर किसी महिला को थिरू रौतेली पेंशन योजना का फायदा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जमीनी मुद्दों पर सच्ची चर्चा के लिए उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ है, योजना की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम की कमजोरी बड़ी चुनौती है। चाहे नंदा गौरा योजना हो या तेलु रौतेली पेंशन योजना, जब तक जानकारी, प्रक्रिया और पारदर्शिता मजबूत नहीं होगी, तब तक असली लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। रावत जी, उत्तराखंड संवाद जी, चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, थैंक यू जी। आप सभी का भी धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जी, नमस्कार। नमस्कार।